सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू IGS इंस्टीट्यूट। तो मेरे भाइयों, आज हम अपने जो चैप्टर रह गया था, आज हम उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने वो आंतरिक प्रक्रियाएं पढ़नी थी, और जो इस वीडियो में है बाह्यजनिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्लियर कराए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, बाह्यजनिक प्रक्रियाएं देखिए। बाह्यजनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडल ऊर्जा एवं आंतरिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। ठीक है, प्रति गए क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल शैलो एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ते हैं। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक क्रिया समेत कणों के बीच के संबंध को ढीला करते हैं तथा विलय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपाच्य भ्रक्षण, संचलन, अपर्दन, निक्षेपण का मूल कारण है। तो देखो मेरे भाइयों, जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारा मेन है आपका ये होगा अपाच्य, भ्रक्षण, संचलन, अपर्दान और निक्षेपण। ये चार चीज आज हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बाह्यजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से? तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक, ओके बच्चों। तो देखिए, सभी बाह्यजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनुच्छेदन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनुच्छेदन, गाइस नोटिस कर लीजिए इसे, मैंने, ठीक है। सभी बाह्यजनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनुच्छेदन के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसे नोट कर लो मेरे भाइयों। अनुच्छेदन शब्द का अर्थ है निरावर्त करना या आवरण हटाना। अपाच्य, भ्रक्षण, संचलन, अपर्दान, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रभाचित अनुच्छेदन प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। ठीक है, बाह्यजनिक भूआकृति प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी एक सेकंड देखिए। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भूआकृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो भी प्रमुख वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। बाह्यजनिक भूआकृति प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग, एक दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं बाष्पीकरण के संबंध में तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृति प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आइए आगे देखो। यदि जलवायु कारक समान हो तो बाह्यजनिक भू आकृति प्रक्रिया के कार्य की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि शामिल माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में विभिन्न के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोधक क्षमता प्रस्तुत करती है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, मेन टॉपिक पे। ठीक है, इस एक सेकेंड, ओके ब्रो। सो गाइस देखिए, भू आकृति प्रक्रिया का प्रभाव अधिकांश बाह्यजनिक भू आकृति प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा व मंद होता है तथा अल्प विधि में अनुवग में हो सकता है। दीर्घ विधि में यह सतत क्षति के कारण शैलों को तीव्र रूप में प्रभावित करता है। आइए अब सीधे मेन टॉपिक पढ़ते हैं अपने अपाच्य के ऊपर। ठीक है बच्चों, अपाच्य देखो। सो गाइस, हाँ,
अपाच्य के अंतर्गत वायुमंडल तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपाच्य के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या समय रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। ठीक है, एक मिनट ये गोली वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में कहीं कहीं ये होता है कि जो क्वेश्चन बनते हैं उसके प्रीलिम्स के, उन्हीं गोलों में से भी बनते हैं, तो हमें ये भी पढ़ना जरूर लेते हैं, खासकर एनसीईआरटी में। अपाच्य को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, चूंकि अपाच्य में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक संस्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया है। कौन सी है? संस्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया है, इनसाइड एंड ऑन साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अपाच्य प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायु, स्थलाकृति एवं वनस्पति कार्यों द्वारा प्रनुकूलित होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपाच्य प्रक्रिया अपितु अपाच्य मंडल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अपाच्य प्रक्रिया के 3 प्रमुख कारक है। सो गाइस, तो स्टूडेंट ये लिख लीजिए। ठीक है, 3 कारक, पहला है रासायनिक, सेकंड है भौतिक या यांत्रिक, एंड थर्ड है जैविक। और जो हमारे अपाच्य होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रासायनिक, एंड सेकंड होता है भौतिक या यांत्रिक, एंड थर्ड जो होता है जैविक। ठीक है, तो हम अपाच्य के इसके अंदर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ये आपका आ गया रासायनिक अपाच्य प्रक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपाच्य प्रक्रिया इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अपाच्य प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए अवश्य है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। अब बात करते हैं भौतिक अपाच्य प्रक्रिया की। ठीक है, फिर मैं बाद में आपको इन तीनों का मतलब बताऊंगा। भौतिक अपाच्य, यांत्रिक अपाच्य प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर बाहर दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल। सेकंड है तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रव्यों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल। एंड जो थर्ड है आपका शुष्कन एवं चंद्रकन, आदिन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड। अब जो हमारा एक जो अपाच्य का लास्ट है वो है थर्ड, ये है जैविक कार्य एवं अपाच्य। तो ये कैसे देख लेते हैं। जैविक अपाच्य जीवों के विद्युत संचलन से उत्पन्न अपाच्य वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुआ, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बीजिंग फॉर्म के द्वारा नई सतह का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पति को अस्त व्यस्त कर खेत जोत कर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ यूमक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन के योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़ मोड़ कर अलग कर देती हैं। सो गाइस, ये हमारा हो गया अपाच्य के 3 प्रकार। अपाच्य के देखो लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ अपाच्य के प्रकार कितने, 3 प्रकार है। पहला है रासायनिक, सेकंड है आपका भौतिक, एंड जो थर्ड है वो है जैविक। ये 3 प्रकार के अपाच्य होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इनका ऊपर बता देता हूँ। पहला हमारा रासायनिक अपाच्य। ठीक है, ओके, देखिए अपाच्य प्रक्रिया को ये एक समूह ऐसा है, जो ये एक ऐसा समूह है जो विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ गए? ओके, अब बात करते हैं भौतिक अपाच्य की। ठीक है गाइस, तो मेरे भाइयों देखो भौतिक अपाच्य भी बेसिकली इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, एंड जो सेकंड है आपका वो है तापक्रम में परिवर्तन, एंड जो थर्ड है वो है शुष्कन एवं आर्द्रता। ठीक है,
तो हम भौतिक में इन तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक उभार, भार, दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल। ठीक है। अब तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल। अब बात होती शुष्कन शुष्कन एवं आर्द्रता, शुष्कम एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। ठीक है। ओके, सो गाइस, ये हमारे दो हो गए। अब बात करते हैं जैविक वाल्य की। ठीक है, जैविक अपाच्य की। जैविक अपाच्य जीवों की विद्युतीय संचलन से उत्पन्न अपाच्य वातावरण में भौतिक परिवर्तन, खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में योगदान देते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए, ये पता क्या करते हैं, ये जो जैविक होते हैं, इसमें ये हमारे हम कीड़ों को लेते हैं, ये कीट वगैरह हो गए, जैसे हमारा एक हो गया केंचुआ, दीमक होगी। अब ये केंचुए होते हैं, क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदते हैं, और जमीन में गड्ढा खोद के हमारी ये फसलें भी करते हैं। इसमें हम किसान भी करते हैं। किसान क्या करते हैं, क्या नाम है, ये हमारी जो भूमि होती है उसमें गड्ढा करते हैं, आई मीन वो उसे जोतते हैं, उसमें फसल डालते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो भूमि के अंदर भी हवाएं जो जाती है आसपास। ठीक है। केंचुओं का भी यही कार्य होता है कि वो भी क्या नाम है, वो अपनी वो बनाते हैं, क्या नाम है, तो गड्ढा करते हैं उसमें भूमि में, और उसमें जो वायु होती है वो स्थानांतरण होती रहती है। ठीक है। इससे हमारी जो भूमि होती है उपजाऊ होती रहती है गाइस। ठीक है। चलिए बात करते हैं अपाच्य के प्रकार की, वो विशेष प्रभाव। ठीक है। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपाच्य प्रकार, तापीय संकुचन में फैलाव तथा लवण अपाच्य के अंतर्गत की जा चुकी है। ठीक है। अल्पशल्कन एवं परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। क्या है, अपशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। शैल या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपशल्कन अवारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकोचन के कारण भी होते हैं। ठीक है। अपशाल्कित गुबंद एवं टार्स क्रमश अवारितकरण एवं तापीय संकोचन से उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं अपाच्य का महत्व की। ये हमारे अपाच्य, उसका महत्व क्या है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अपाच्य प्रक्रिया शैलों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तन एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं वृक्षरण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वनों की देन है तथा वन अपाच्य प्रभाव की गहराई पर निर्भर करता है। ये ओके। यदि शैलों का अपाच्य ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है। इसका अर्थ है कि अपाच्य वृक्षरण अपर्दान उच्चावाच व लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृति अपर्दान का परिणाम है। शैलों का अपाच्य निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है, शैलों का अपाच्य निक्षेपण, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समुद्रीकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपाच्य मृदा निर्माण के एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, अपाच्य मृदा निर्माण की। आइए थोड़ा ये पढ़ देते हैं एक बार। जब शैलों का अपाच्य होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निचालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थ को संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपाच्य के बिना बहुमूल्य पदार्थ का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, आगमन तथा शोधन के व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, पढ़ते हैं बृहद संचलन। ठीक है, बृहद संचलन। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। आपको शायद मैंने पहली वीडियो में बताया था ये कि मैं आपको ना बता सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना स्टूडेंट खुद ही पड़ेगा। आप मेरे पे ले कहिए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रॉपर बनाऊंगा। लेकिन अभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए पूरी बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक मेरे से हो पा रही है, बट मैं इसकी जो क्वेश्चन है उसको समझा रहा हूँ, वो अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर बेसिकली आपको कोई क्वेरी है तो कृपया करके आप मुझे पर्सनली DM पे आके मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी समस्या का हल जरूर करूँगा। देखिए भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आपकी भी तैयारी चले, मेरी भी तैयारी चले भाई, बस मेरा तो यही है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जितना हो सके ना उतनी ईजी वे में कराना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। बृहद संचलन। बृहद संचलन के अंतर्गत वो सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों और बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। ठीक है, ढाल के अनुरूप, ढाल के साथ क्या होता है, स्थानांतरित, मतलब साथ जाता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम की ही
अपने साथ एक साथ दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु, जल एवं हिम को ले जाता है। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले या गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिनके अंतर्गत आते हैं विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों अपाचे से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। किस पे? देखिए एक बार ये नोट कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपाचे से पैदा सभी मैदानों पर सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, यज्ञापि बृहद संचलन के लिए अपाचे अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बृहद संचलन के लिए अपाचे अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपाच्छित ढालों पर अनपाच्छित पदार्थों के अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू-आकृति कारक जैसे प्रवाही जल, हिमानी वायु, लहर एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होती। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपर्दान के अंदर नहीं आता। यज्ञापि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। चलिए एक काम करते हैं, हम सीधे इसके मेन टॉपिक पर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं, वो इस प्रकार है। बृहद जो होता है अपना बृहद संचलन, उसकी जो सक्रियता होती है, जो सक्रिय उसे करती है, उसके कई कारक होते हैं। तो कुछ कारक मैं आपको बता रहा हूँ, जो नोट कर लो भाई, इस पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है आपका प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार पर हटाना। ठीक है, अब सेकंड आपका ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। थर्ड है पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। ठीक है, एंड फोर्थ आपका अत्यधिक वर्षा, संतुष्टि एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। पांचवा है आपका मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटाना। एंड सिक्स आपका भूकंप आना। सेवंथ विस्फोट या मशीनों का कंपन। एट्थ अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव। एंड नाइन्थ झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कास एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के बीच में जल का मंद गति से बहना। ठीक है, एंड टेंथ आपका प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न तीन रूप होते हैं। अब देखिए संचलन के तीन रूप होते हैं। पहला होता है अनुप्रस्थ विस्थापन, अनुप्रस्थ विस्थापन, ये कैसे पढ़ते हैं, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन। ठीक है, सेकंड आपका प्रवाह एवं स्खलन। तो गाइस देखिए मैं आपको बता दूं कि बृहद संचलन है क्या। तो भाई देखो बृहद संचलन वही है जो मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करता है। वो किसके द्वारा करता है? आपका क्या नाम है, ये वायु हो गया, जल हो गया, एंड हिमानी हो गया, वो तेरी चीज होगी। ठीक है, इन्हीं के साथ करता है। इसमें देखो कुछ ये पॉइंट भी दे रखे हैं, ये मैंने आपको बताया था नहीं, तो कितने, हाँ 10 पॉइंट्स टोटल। तो ये ना एक बार आप अपनी बुक में देख लेना, आप इन्हें नोट कर लेना गाइस, आपको पता लग जाएगा कि बृहद संचलन क्या है, कैसे काम करता है। क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा तो आप पॉइंट्स में अपने यही लिख के आना कि बृहद संचलन ये होता है, ये। ठीक है, अब जो टॉपिक है, जो यूपीएससी हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछता है, आई स्वेयर। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। सो क्वेश्चन आपका भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। ओके, भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें सम्मिलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहद का आकार एवं आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पशज आवर्तन के साथ शैल मलबा के एक या कई इकाइयों के फिसलन को अपसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पशज आवर्तन के बिना मलबा के तीव्र लैटिन स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या वृंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। ठीक है, तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विद्यमांश होता है। चित्र 6.3 तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नदी संस्तरण तल की जैसे अनियंत्रितताओं के सारे स्खलन एक समतलीय पात है।
पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर में होता है, जो इसे शैलस्खलन से अलग करता है। ठीक है गाइस, अब देखिए भूस्खलन है क्या। अब आपने बहुत बार देखा होगा, मैं एक बार आपको हिमालय की बात बताऊँ, हिमालय का वो लेता हूँ उदाहरण लेके। ठीक है, हमारे हिमालय इलाका है, आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई आपने सुना होगा कि वहाँ पे बर्फ पिघल गई, बर्फ खिसक गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है भूस्खलन, इसे ही हम भूस्खलन कहते हैं। अब हम पहाड़ों में लेते हैं, पहाड़ों में हमने बहुत सी वीडियो आप चलाते हो यूट्यूब या इंस्टाग्राम, आई डोंट, मेरे को तो पता नहीं, चलाते नहीं, वैसे चलाना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अगर हाँ आप अपने मतलब कि आई मीन स्टडी के लिए चलाओ तो चलाओ, बहुत बेस्ट है ऑनलाइन स्टडी के लिए, लेकिन वैसे नॉर्मल रील के लिए नहीं चलानी चाहिए। तो आपने, हाँ मैं कहा था, हाँ देखिए, तो आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी सुनी होगी पेपर वगैरह में कहीं या न्यूज़ में यूट्यूब पर कहीं भी, कि इस इलाके में जाते टाइम भूस्खलन हुआ और इतने लोगों की जान गई। तो ये भूस्खलन क्या होता है? अब जैसे कि ऊपर से बहुत सारी चट्टानें गिरती हैं, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं जो जमीन सीधे रोड पे आके गिरते हैं, जिस कारण लोगों की कई मौतें होती हैं। तो उससे भैया भूस्खलन क्या है। ठीक है मेरे भाई, सोचना भूस्खलन यही था आपको, और बाकी आपको समझने की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भूस्खलन आपका पैदा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला आप ले लीजिए भूकंप, एंड सेकंड ले लीजिए आप अत्यधिक हवा, अत्यधिक वायु, एंड थर्ड आप ले लीजिए क्या नाम है आपका, कहीं रोड का कार्य, कि कहीं कहीं होता नहीं कि भाई पहाड़ी इलाकों में रोड बननी है कहीं, तो वहाँ भारी भरकम मशीनें आती हैं, खुदाई होती है रोडों में, तो जो उससे जो भूमि हिलती है ना, तो उसके कारण भी वो होता है भूस्खलन। ठीक है, अब एक टॉपिक है अपर्दान एवं निक्षेपण। तो गाइस आज हम इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारा मृदा चैप्टर के होगा। तो ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में बढ़ेगी, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आगे आपका अपर्दान एवं निक्षेपण। सो गाइस, अपर्दान के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। किसको? देखिए, अपर्दान के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैल जब अपाच्य व अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो अपर्दान के भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाही जल, भौम जल, हिमानी, वायु और लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्या स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दान में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दान द्वारा उच्चावाच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विकर्षण होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपाच्य अपर्दान में सहायक होता है, लेकिन अपाच्य अपर्दान के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। ठीक है, अपाच्य ब्रज चरण एवं अपर्दान निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। ब्रज संचलन एवं अपर्दान में अंतर है। ब्रज संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधरातल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु लंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तु यह अपर्दान ही है जो धरातल में होने वाली अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि चित्र संख्या 6.1 में स्पष्ट है। ठीक है, अपर्दान एवं परिवहन जैसे अनुच्छेदन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दान परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, अपर्दान के 2 अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। किसका? लहरों और धाराओं, और क्या था आपका भूमिगत जल। इन दोनों पे क्या होता है हमारा अपर्दान का वो नहीं होता, क्या नाम है, नियंत्रित कार्य का जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ठीक है, लहरें थल एवं जलमंडल के अंतर्वष्ट तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्य किसी क्षेत्र की आशीमक विशेषता द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलीय पारगम्य घुलनशील एवं जल प्राय है तो केवल काष्ठ आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, अगले अध्याय में हम अपर्दान के कारकों द्वारा निर्मित भूआकृतियों का वितरण करेंगे। निक्षेपण अपर्दान का निर्माण होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दान के कारकों के बैग में कमी आ जाती है तो परिणामत अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। एक देखिए,
निक्षेपण अपर्दान का परिणाम है। क्या है? निक्षेपण क्या है? अपर्दान का परिणाम। ठीक है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दान के कारकों के, तो स्टूडेंट में हाँ ये रहा, देखिए निक्षेपण अपर्दान का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दान के कारकों के बैग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दान के कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं। सो गाइस देखिए कहाँ था, निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दान के कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें, धारा एवं भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लगते जाते हैं। अपर्दान एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृति एवं उनका विकास में विस्तृत किया गया है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है मृदा निर्माण। ये पूरा चैप्टर में मतलब पूरा आपका मृदा घर में पूरा पढ़ना है। ठीक है। आपको इसमें मिट्टी के कुछ बारे में समझ आएगा कि मिट्टी के प्रकार कितने हैं, मिट्टी कैसे बनती है, मृदा निर्माण। ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आएगी हम एकदम उसे अच्छे से लेके आएंगे। ठीक है। वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी गाइस।